Hi, I hope you all are doing good. So we have reached to our lecture number 22 on Bharatiya Sakshi Adhiniyam. और लास्ट क्लास में व्हाट वी हैव कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, जो अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे डाइंग डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग एंड सेक्शन भी पढ़ा था, राइट. सो व्हाट वुड बी द टारगेट फॉर टुडे. हमें आज डाइंग डिक्लेरेशन के कॉन्सेप्ट को और थोड़ा डीप में जाके करना है एंड टू गेट टू नो द डीप नॉलेज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हमें कुछ जजमेंट्स रेफर करनी होंगी, राइट. सो आई हैव ब्रॉट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस फॉर यू जो आपको हेल्प आउट करेंगे टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन. ऑल्दो हमने ये सब बातें ऑलरेडी कर ली हैं, बट व्हेन यू इंक्लूड केस लॉज इन योर आंसर्स सो ये एक ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है. ठीक है, आपका आंसर खुद में ही. तो एक उससे पहले हम आज के केस लॉ स्टार्ट करें. मैंने आपको बोला था कल एक हमारा एक केस लॉ रह गया था, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला. पहले इसको कवर करते हैं, फिर आगे करेंगे. देखो, ये जो केस लॉ है ना, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, ये बहुत फेमस जजमेंट है. ये केस है 1885 का. ठीक है, पहले एक बार यहाँ से रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक बार बोर्ड की तरफ लेके चलूँगी. देखो, फैक्ट्स क्या थे इस केस के. द एक्यूज, जो कि अब्दुल्ला के ऊपर केस चल रहा होता है, दैट ही उसके ऊपर क्या एलिगेशंस लगे होते हैं, दैट ही वाज चार्ज्ड विद कटिंग द थ्रोट ऑफ अ वुमन causing grievous injury. The victim, who is now deceased, who is dead, was so severely injured that she could not speak. So despite inability to speak, she responded to the questions by making signs or hand gestures. For example, when asked whether someone named Abdullah was her attacker, she made an affirmative gesture through signs. So the legal issue is whether the signs or gestures made in response to the questions by a dying person who cannot speak can be admitted as a dying declaration under section 32 of Indian Evidence, जो कि हमारा 26A है BSA का. दूसरा क्वेश्चन है also whether such gestures amount to the conduct under section 8 of Indian Evidence, जो हमारा section 6 है, and those are relevant under that question. तो हमारे पास देखो, पहले हम फैक्ट समझते हैं, फिर हम इश्यूज पे आएंगे. देखो, इस केस में क्या होता है. एक होता है अब्दुल्ला. हु इज़ अब्दुल्ला, जिसके अगेंस्ट केस चल रहा होता है. ही इज़ द एक्यूज पर्सन. इसने क्या किया, इसने जो विक्टिम होती है वो एक लेडी होती है, तो उसका गला काट दिया, स्लिट हर थ्रोट. ठीक है, तो अब्दुल्ला ने विक्टिम का गला काट दिया. अब क्या होता है, जब विक्टिम को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो डॉक्टर ने एक स्टेटमेंट पूछी. डॉक्टर आस्क्ड विक्टिम का नाम हम एक्स रख लेते हैं. डॉक्टर आस्क्ड एक्स, डिड, अब्दुल्ला को ए बोल लो, डिड ए स्लिट योर थ्रोट. ठीक है, तो डॉक्टर ने क्या पूछा कि क्या एक्स ने तुम्हारा गला काटा है. तो टू दिस क्वेश्चन विक्टिम जो है उसने क्या रिस्पॉन्स किया. अब वो बोल तो पा नहीं रही थी. शी कुड नॉट स्पीक, क्योंकि उसका गला काट दिया. सो हाउ कुड शी स्पीक. तो उसने क्या किया, एक जेस्चर किया. हैंड जेस्चर करती है. जेस्चर यानी कि इशारा किया, जिससे इंडिकेट हो रहा था यस. ठीक है, तो अब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट थी, ठीक है, और ये जो जेस्चर है, ये एक तरीके से कंडक्ट बोल सकते हो आप विक्टिम का. तो अब जब ये दोनों चीज़ें हैं तो क्या ये रेलेवेंट हो जाएगा. अब हमें ये जानना है क्या ये डाइंग डिक्लेरेशन है इसके बाद उसकी डेथ हो गई जैसे. ठीक है, तो अब क्या ये वाली स्टेटमेंट को हम डाइंग डिक्लेरेशन बोल पाएंगे. सो हमारे पास दो इश्यूज हैं. एक है सेक्शन 6 को लेके, एक है सेक्शन 26A को लेके. मैं BSc के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ. ठीक है, पुराने वाले सेक्शंस आप ऑल देख लेना, कंटेम्प्रेरी कौन से. जैसे इसका 32(1) है, इसका है सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट का. तो हम ये देख रहे हैं कि अभी प्रेजेंट केस में जो क्वेश्चन ये उठा कि ये जो स्टेटमेंट या ये जो जेस्चर दिया गया, क्या ये रेलेवेंट स्टेटमेंट है 26A के अंडर. अगर है तो फिर तो वो डाइंग डिक्लेरेशन है. तो क्वेश्चन है कि क्या इसको हम डाइंग डिक्लेरेशन मान सकते हैं. और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ये रेलेवेंट हो जाएगी एज अ कंडक्ट, जो हमने सेक्शन 6 में पढ़ा था, अगर याद हो तो हमें एक एक करके पहले ये दोनों इश्यूज समझने होंगे. सबसे पहले हम कंडक्ट वाली बात जान लेते हैं. जब हमने
सेक्शन 6 पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि कभी भी 3 चीज़ें पढ़ी थी सेक्शन 6 के अंडर, रिमाइंड करा देती हूँ। मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट किन सिनेरियोज में रेलेवेंट हो जाता है, और कंडक्ट 2 टाइप्स का है, प्रीवियस एंड सब्सीक्वेंट कंडक्ट। तो हमने ये देखा था, अभी हमारा क्वेश्चन सिर्फ कंडक्ट को लेके है, तो हमने क्या देखा था कि जब भी कोई पार्टी या उसका एजेंट कुछ कंडक्ट करता है, चाहे मतलब कोई प्रीवियस कंडक्ट भी हो सकता है, कोई सब्सीक्वेंट, ये हमने अच्छे से पढ़ा था प्रीवियस क्या है, सब्सीक्वेंट क्या है, ठीक है। तो उसका जो कंडक्ट है क्या वो रेलेवेंट होता है? देखो जनरल रूल क्या होता है कि हमने जो पढ़ा था, सबसे पहले किसी भी बंदे का कंडक्ट उस सिनेरियो में रेलेवेंट माना जाता है इफ सच कंडक्ट influences or is influenced by any fact and issue or relevant fact। जब हमने सेक्शन 6 पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि सबसे पहले एक कंडक्ट का इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़रूरी है किसी फैक्ट एंड इशू से। देखो ध्यान से समझो, सेक्शन 6 के अंडर हमने 2 बातें पढ़ी थी। एक बात पढ़ी थी कि जो स्टेटमेंट होती है ना, उसको हम कंडक्ट नहीं मानते हैं, पहली चीज़ ये है जनरल रूल। लेकिन उसकी हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी थी कि किन सिनेरियोज में स्टेटमेंट्स भी रिलेवेंट हो जाती हैं कंडक्ट के उस पर। तो उसके लिए देखो पहला रूल क्या था कि आपको अगर किसी भी स्टेटमेंट को रिलेवेंट करना है तो फर्स्ट स्टेप इज कि वो कंडक्ट अपने आप में ही एक रिलेवेंट फैक्ट होना चाहिए। पहली चीज़, अगर कंडक्ट अपने आप में रिलेवेंट है तो उसी कंडक्ट के साथ साथ अगर कोई स्टेटमेंट बोली गई है तो वो भी ऑटोमेटिकली एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाती है। तो अगर मैं इस प्रेजेंट सिनेरियो में आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया बाय होम, डॉक्टर, जो ये डॉक्टर ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ए ने तुम्हारी गले काटा, डिड ए स्लिट योर थ्रोट, तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने पूछी? ये जो स्टेटमेंट है ये एक थर्ड पर्सन ने पूछी है, ठीक है, ये एक थर्ड पर्सन ने पूछी है, जिसका आंसर देता है विक्टिम। और किसके थ्रू? जेस्चर के थ्रू, सिर्फ जेस्चर दिखाता है। तो उससे अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट थी और ये जो कंडक्ट दिया गया, तो अगर इन दोनों को मिला दे तो ये तो सेक्शन 6 के अंडर रेलिवेंट हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे हमें एक बात क्या समझनी है, पहले वो कंडक्ट भी तो खुद में रेलिवेंट हो। सबसे पहली बात हमें क्या समझनी है कि देखो जब भी हम कंडक्ट की बात करते हैं ना, रेलिवेंसी की, तो वो कंडक्ट जो है, ठीक है, इट मस्ट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये याद होगा, मस्ट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट एंड इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट। जब भी क्वेश्चन आएगा कि क्या किसी केस में रेलेवेंट है कोई कंडक्ट या नहीं, तो हमें ये देखना है कि वो कंडक्ट जो है वो या तो इन्फ्लुएंस कर रहा है या फिर इन्फ्लुएंस हो रहा है या तो फैक्ट एंड इशू से या रेलेवेंट फैक्ट से। तो प्रेजेंट सिनेरियो में अगर एक्स ने खुद से एज अ रिजल्ट, ठीक है, मान लो एक्स के साथ एक इंसिडेंट हुआ, अब उसी को फॉलो करते हुए उसने सीधा कोई कंडक्ट किया होता, किसी के आगे जेस्चर किया होता या पॉइंट आउट किया होता अब्दुल्ला की तरफ, ठीक है, तो वो तो होता बिल्कुल रेलिवेंट फैक्ट कि वो जो चीज़ कर रही है वो स्टेटमेंट ही कंसीडर होगी, वो कंडक्ट ही कंसीडर होगा, क्योंकि दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जो फैक्ट एंड इशू है कि क्या अब्दुल्ला ने गला काटा इसका या नहीं, तो वो डायरेक्टली उसी चीज़ का आंसर कर रहा है। बट यहाँ पे क्योंकि डॉक्टर जो कि एक थर्ड पर्सन है, उसने कोई क्वेश्चन पूछा और उस चीज़ को इसने रिप्लाई किया बाय मेकिंग अ जेस्चर, तो उस चीज़ को हम रेलेवेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि देखो इसमें क्लियर नहीं है चीज़ें, इसमें एक एम्बिग्विटी है। अब वो हाँ सिर्फ इस चीज़ का भी बोल सकती है, या फिर जो उसने जेस्चर किया इससे तो 2 चीज़ें इम्प्लाई हो सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बताना चाह रही हो कि हाँ गला काटा है, बट क्या ए ने ही काटा है, ये क्लियर नहीं हो रही चीज़। सो देयर इज़ नो क्लैरिटी बेसिकली कि ये जो इसका जेस्चर है ये इन्फ्लुएंस हो रहा है डॉक्टर की स्टेटमेंट से, ना कि अपने हुए इंसिडेंट से, ठीक है। जो उसका कंडक्ट है वो इन्फ्लुएंस होना चाहिए फैक्ट एंड इशू से, ठीक है, लेकिन उसका जो कंडक्ट है इट इज़ गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर। तो इस वजह से ये सेक्शन 6 के अंडर तो इट इज़ नॉट अ रेलेवेंट फैक्ट। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि ये सेक्शन 6 के अंडर क्यों रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। अगर ये क्लियर हुआ है तभी हम फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चल पाएंगे। जो पहला क्वेश्चन था
कि वेदर ये वाला ऑल्सो वेदर सच जेस्चर्स अमाउंट टू अ कंडक्ट अंडर सेक्शन 6 ऑफ BSA एंड दस आर रेलिवेंट अंडर दिस दैट सेक्शन। तो ये जो दो क्वेश्चन थे हमने ये वाला ऑलरेडी किया है कि क्यों कंडक्ट नहीं मानेंगे, तो आंसर इज नो। इसका तो आंसर है नो, क्योंकि उसका जो कंडक्ट था, जो उसने जेस्चर करके बताना चाहा कि हाँ, तो वो इन्फ्लुएंस था डॉक्टर की स्टेटमेंट से, ना कि अपने हुए इंसिडेंट से। तो वो रेलिवेंट फैक्ट तो है नहीं। अब जो डॉक्टर ने जो चीज़ पूछी इट इज़ नॉट रेलिवेंट, ठीक है। तो दैट इज़ वाई ये सेक्शन 6 के अंडर तो फॉल नहीं कर रहा, उसके अंदर तो हम कंसीडर नहीं कर सकते एज अ रेलिवेंट फैक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये जो साइन और जेस्चर्स होते हैं जो हमने पढ़ा था वर्बल वाला, तो इट इज़ मेड इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, तो क्या इसको हम डाइंग डिक्लेरेशन मानेंगे 26A के अंडर? तो आप खुद सोचिए, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी 26A के अंडर कि दो तरीके, बेसिकली 26 में पढ़ी थी हमने कि स्टेटमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। जब हमने सेक्शन रीड किया था बेयर एक्ट से, या तो रिटन हो सकती है स्टेटमेंट या फिर वर्बल हो सकती है। तो अब आप खुद सोचो, मैंने आपको बताया था कि वर्बल एक जो टर्म है इट इज़ वेरी ब्रॉड, इसमें ओरल स्टेटमेंट्स तो आएंगी ही आएंगी, उसी के साथ साथ साइंस, जेस्चर, एवरीथिंग एल्स गेट्स इंक्लूडेड, ठीक है। हमने डिस्कस किया हुआ है ना पॉइंट। तो ओरली कही गई बात या जेस्चर के थ्रू की गई बात या फिर साइन लैंग्वेज, एवरीथिंग विल फॉल अंडर दिस, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो है ही, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो अब जब मैं बोल रही हूँ कि जब उसने जेस्चर किया, किस चीज़ का जेस्चर किया, बाय रेजिंग हैंड, तो उसने जो वो इशारा किया डॉक्टर की क्वेश्चन को आंसर देते हुए, जो उसने इशारा किया, तो वो वर्बल की कैटेगरी में रेलेवेंट हो तो जाएगा, इट विल बी अ रेलेवेंट फैक्ट। वाई रेलेवेंट फैक्ट? क्योंकि देखो सिनेरियो कैसा था कि शी कुड नॉट स्पीक, जब उसका गला कटा हुआ है तो ऑब्वियसली शी कैन नॉट स्पीक, सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज टू कन्वे हर पॉइंट, और अपनी बात कन्वे करने का जरिया क्या बचा उसके पास? जेस्चर करना, जो उसने किया। तो जो वो जेस्चर्स हैं या साइन है, ये सब वर्बल की कैटेगरी में इंक्लूड हो जाएगा, और हम उसे बोलेंगे कि येस इट इज़ अ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 26A के अंडर, कि मरने से पहले जो उसने वो जेस्चर किया वो एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। सो इसका आंसर है येस, इसका है नो। तो कंडक्ट एज अ कंडक्ट तो वो सेक्शन 6 के अंडर रेलेवेंट नहीं हो रहा, बट 26A के अंडर एज अ डाइंग डिक्लेरेशन वो रेलेवेंट हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। एक बार डिसीजन भी रीड कर लेते हैं। बेंच ने क्या डिक्लेयर किया? दैट साइंस और सिग्नेचर्स, साइंस और जेस्चर्स इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चंस, बेशक से उसने किसी के जैसे डॉक्टर ने उससे पूछा था उस चीज़ का रिप्लाई किया, बेशक से उसने वो रिस्पॉन्ड किया, इट ऑल्सो अमाउंट टू डाइंग डिक्लेरेशन अंडर 32(1) ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट व्हेन द विक्टिम इज अनेबल टू मेक अ वर्बल स्टेटमेंट। जब वो बोल नहीं पा रही तो उसका जो जेस्चर है, वो साइन है, दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू अ डाइंग डिक्लेरेशन। It was further held that such signs are not admissible under section 8 as conduct 8, हम इंडियन एविडेंस एक्ट का पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट है हमारा सेक्शन 6 BSA का, ठीक है। सो वो क्यों नॉट एडमिसिबल है? क्योंकि जो कंडक्ट है दे आर नॉट कंडक्ट विच इन्फ्लुएंसेस और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्ट एंड इशू इंडिपेंडेंटली, दे आर जस्ट द रिस्पॉन्सेज। ये सिर्फ जवाब दे रही है जो डॉक्टर ने पूछा, these are just the responses to the questions rather than an independent actions। तो अगर हमें सेक्शन 6 के अंडर रेलेवेंसी फॉल करानी है इसकी, तो इसका वो जो जेस्चर है, जो कंडक्ट है, वो इंडिपेंडेंटली आना चाहिए, ना कि सिर्फ जवाब देना। जो उसने कंडक्ट किया दैट इज जस्ट एन आंसर टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द डॉक्टर, तो इस वजह से वो उसमें रेलिवेंट नहीं होगा, बट वो एक डाइंग डिक्लेरेशन मान लिया जाएगा। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस केस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और मैं सजेस्ट करूँगी एक बार आप इसको रीड भी कर सकते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अब हम आज वाले लेक्चर पे चलते हैं जो हमें आज केस लॉस पढ़ने थे, ठीक है। देखो अतबीर वाला केस है, फिर ये है। मैं ना एक्चुअली एक केस यहाँ मेंशन करना भूल गई हूँ, जब मैं आपको सेंड करूँगी इन द फॉर्म ऑफ नोट्स तो उसमें आई मेक श्योर कि मैं ऐड कर दूं, क्योंकि ये लैंडमार्क जजमेंट है। मुझे जस्ट याद आया कि मैंने ये ऐड ऑन नहीं किया है, गेस लेट मी चेक।
आई फॉरगॉट। ठीक है, पहले क्योंकि वो वाली डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सब तो ये इजी है। हमारा केस है एक पकाला नारायण स्वामी का, और ये बहुत सुना भी होगा आपने ये केस, वर्सेस किंग एम्परर। ठीक है, ये 1939 का प्रिवी काउंसिल का केस लॉ है। ठीक है, ये इसको ना इसका दूसरा नाम क्या है इस केस का, इसको ना हम ट्रंक केस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ था, इसके फैक्ट समझो। एक होता है विक्टिम, ठीक है, इसने कुछ लोन दिया होता है, कुछ पैसे दिए होते हैं किसको, स्वामी नाम के एक बंदे को। ठीक है, उसने कुछ लोन उधारी दी होती है। तो एक दिन क्या होता है, वो बार बार पैसे मांगता है, वो बार बार पैसे मांगता है स्वामी से, वो वापस नहीं दे रहा, वो बहुत परेशान कर रहा है, बहुत टाइम हो गया, वो वापस ही नहीं दे रहा। ठीक है, तो ऐसे ही बार बार पूछता है, वो मना कर देता है। तो एक दिन स्वामी जो है वो परेशान हुआ, स्वामी ने क्या किया, स्वामी ने कॉल किया विक्टिम को और बोला कि आओ मेरे घर आ जाओ और मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। ठीक है, तो विक्टिम स्वामी के घर जा रहा होता है। तो विक्टिम जाने से पहले अपनी वाइफ को टोल्ड टू हिज वाइफ, जाते जाते अपनी वाइफ को एक स्टेटमेंट क्या दे के जाता है कि स्वामी कॉल्ड मी एंड ही सेड he will pay all the debts due and I'll return home with money। तो इस तरीके की एक स्टेटमेंट देके अपनी वाइफ को किसके घर, स्वामी के घर चला जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना फैक्ट्स को। अब क्या हुआ, वो उसके घर चला गया। अब नेक्स्ट डे, अब इतना बोल के वो चला गया, अब नेक्स्ट डे क्या होता है, मान लो उस दिन वो वापस नहीं आया। नेक्स्ट डे क्या होता है कि विक्टिम की बॉडी, विक्टिम की डेड बॉडी मिलती है किसी ट्रंक में। वाइफ को एक विक्टिम अपने हस्बैंड की डेड बॉडी मिलती है एक ट्रंक में। ठीक है, अब क्या है, विक्टिम की हो चुकी है डेथ। तो अब क्वेश्चन उठता है कि जो ये स्टेटमेंट देके गया था अपनी वाइफ को स्वामी के घर जाने से पहले कि मैं स्वामी के घर जा रहा हूँ और वो मुझे सारे पैसे लौटा देगा और मैं पैसे लेके वापस आऊँगा घर। ठीक है, अब वो जब नेक्स्ट डे आता तो नहीं है, बट डेड बॉडी उसकी मिलती है एक ट्रंक में पड़ी हुई। तो ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये डीडी है, क्या ये डाइंग डिक्लेरेशन है 26A में? यू हैव टू थिंक अबाउट इट। सारे पर्सपेक्टिव सोच के चलो, क्या ये डाइंग डिक्लेरेशन होगी? द आंसर इज यस, इट इज अ डाइंग डिक्लेरेशन। चाहे वो क्या बोलते हैं, डायरेक्टली कॉज नहीं बता रही, वो कॉज थोड़ी बता रही है कि मरने का, उसको अंदाज़ा ही नहीं था। देखो इसमें ना दो चीज़ें हम ध्यान में रख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इंडियन लॉज में एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ होना ज़रूरी नहीं है। देखो जब इसने ये स्टेटमेंट दी, विक्टिम ने जब ये अपनी वाइफ को स्टेटमेंट दी, तो उसको अंदाज़ा थोड़ी था कि कल वो उसके घर जा रहा है तो वो मार देगा उसको, नहीं ना, उसको ये अंदाज़ा थोड़ी था। सो ही हैड, ध्यान से देखें तो विक्टिम हैड नो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, कोई अंदाज़ा नहीं था। और जो ये स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट डायरेक्टली टेलिंग द कॉज ऑफ डेथ, वो भी नहीं बता रही, वो तो सिर्फ एक बात बता के जा रहा है। ठीक है, कि मैं पैसे लेने जा रहा हूँ। अब क्या बोलते हैं, तो अभी भी क्या ये डाइंग डिक्लेरेशन है? द आंसर इज स्टिल येस। हमने पढ़ा था कि या तो वो सर्कमस्टांसेस बताया हो, या तो डायरेक्ट बताया हो कि किस वजह से डेथ हुई है, बट जाने से पहले उसको थोड़ी पता था उसकी मौत होने वाली है, बट उसने कुछ हालात बताए। और इट इज़ वेरी क्लियर कि जब वो बोल के गया है कि वो स्वामी के घर जा रहा है पैसा लेने, कल लौटेगा, बट नेक्स्ट डे जब उसकी डेड बॉडी मिलती है तो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि उसको उसी ने मारा होगा। सबसे ज़्यादा शक तो उसी पे जाता है ना। तो विक्टिम जो स्वामी का इनवाइट करना अपने घर पे, और विक्टिम का उनके घर जाना, और फिर उसकी डेड बॉडी मिलना, सो दिस इज ऑल क्रिएटिंग अ चेन ऑफ इवेंट्स क्रिएट कर रहा है। तो इट विल बी अ रेलिवेंट फैक्ट, नो डाउट, एडमिसिबल भी है, बट इज देयर, हमें कोरॉबरेशन करना ज़रूरी है। यानी इसके सपोर्ट में
इस स्टेटमेंट के सपोर्ट पे, दिस इज़ अ डाइंग डिक्लेरेशन, नो डाउट इट इज़ अ डीडी, बट इसके सपोर्ट में वी ऑल्सो नीड सम एडिशनल एविडेंसेस। सिर्फ इस एविडेंस के बेस पे हम कन्विक्ट को सज़ा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एविडेंस है ये, नो डाउट, बट ऐसा भी तो हो सकता है या ऐसा भी तो डिफेंस लिया जा सकता है कि वो मेरे घर आया, मैंने पैसे दिए, रास्ते में उसको किसी ने लूट लिया, मार दिया। तो इस तरीके की बहुत एम्बिग्विटी हो सकती है। तो इसीलिए टू मेक श्योर कि जस्टिस प्रिवेल करे, तो इस स्टेटमेंट के साथ साथ अगर एडिशनल एविडेंस भी कोई मिल जाता है सपोर्ट में, तो दैट वुड बी मोर बेटर। तो कोरॉबोरेशन भी इस केस में क्या है, ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको याद रखना है कि देखो जनरल रूल है, देखो डाइंग डिक्लेरेशन अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। अब जब मैं बोल रही हूँ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और किसी केस में सिर्फ हमारे पास एविडेंस के तौर पे सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन है, तब भी हम उस बेसिस पे एक्यूज को सज़ा दिला सकते हैं। बट जहाँ पे हमें रिलायबल ही नहीं लग रही वो स्टेटमेंट, तो उस सिनेरियो में सिर्फ डीडी से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा हमें कुछ एडिशनल एविडेंसेस चाहिए होते हैं कोरॉबरेट करने के लिए, टू मेक श्योर कि सही सज़ा दिलाई जा रही है। सो दैट इज़ द थिंग जो हमने इस केस के थ्रू समझी कि नो डाउट इट इज़ अ डाइंग डिक्लेरेशन, बट ऑल्सो अगर कोरॉबरेट हो जाए एडिशनल एविडेंसेस से, तो दैट वुड बी अ मोर बेटर अप्रोच। ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग। अब हम अपने अगले केस लॉ पे चल सकते हैं, दैट इज़ द केस ऑफ हमारा अतबीर वर्सेस GNC-TD। व्हाट इज़ GNC-TD? दिल्ली का केस है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने। तो अतबीर वर्सेस स्टेट भी लिख सकते हो, अतबीर वर्सेस दिल्ली का केस है, ये दिल्ली केस है, 2010 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो इसमें बेसिकली ना कुछ गाइडलाइंस दी हैं, एक तरीके से हम इसको गाइडलाइंस के तौर पे देख सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई हैं, फैक्ट्स, ठीक है, जो हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले ये क्या बताने की कोशिश करता है कि डाइंग डिक्लेरेशन इज अ सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन इफ इट इंस्पायर्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द कोर्ट। ये हमने जस्ट अभी ऊपर भी डिस्कस किया है कि नो डाउट डाइंग डिक्लेरेशन इज इन इटसेल्फ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस, नो डाउट अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। और अगर एक अच्छा खासा रिलायबल डाइंग डिक्लेरेशन अवेलेबल है, तो सिर्फ उसी बेसिस पे भी एक्यूज को सज़ा दिलाई जा सकती है। ठीक है, बट जहाँ पे इट इज़ नॉट वेरी रिलायबल और जहाँ पे कोर्ट को लग रहा है या कोर्ट को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, यानी कि आप कोर्ट को रिलायबिलिटी इतनी नहीं पता चल रही उसकी, ठीक है, उसको नहीं लग रहा कि इतनी रिलायबल है, कुछ झूठ इन्वॉल्व है, कुछ ऐसा लग रहा है, तो उस केस में वो अकेला बहुत नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ कुछ एडिशनल चीज़ें भी चाहिए होंगी टू कोरॉबोरेट, टू सपोर्ट दैट डाइंग डिक्लेरेशन, जो अभी हमने जस्ट ऊपर पर काला नारायण स्वामी के केस में भी पढ़ा कि कोरॉबोरेशन की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद विक्टिम मस्ट बी इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड। फिट स्टेट ऑफ माइंड का मतलब क्या है कि जब विक्टिम डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी कि वो होश में हो। देखो होश में एज इन, अब वो मरने वाला है, अगर अब वो मरने वाला है बट वो इस सिचुएशन में नहीं है, ही इज़ नॉट फिट इनफ। फिट का मतलब क्या है? देखो फिट का मतलब ये नहीं है कि वो परफेक्टली सीधा खड़ा हो सके। अरे जब इंसान मरने वाला है तो ऑब्वियसली उसको कुछ ना कुछ तो सफरिंग हो ही रही होगी। मान लो कोई गोली लगी है, कुछ है, वो पेन में है, दैट इज़ क्वाइट नेचुरल। वो उस स्टेट में, अपनी उस मेंटल स्टेट में कुछ बात बोल के जा रहा है, उस फिजिकल स्टेट उसकी ठीक नहीं है। बट यहाँ पे फिट का मतलब ये है कि ही शुड बी फिट इनफ, यानी वो ऐसा ना हो कि हेल्यूसिनेशंस में हो, कई बार ना भ्रम आने लगते हैं, होश में नहीं होता बंदा, बौखलाई बातें करता है, कुछ भी बोल रहा होता है जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। 10 साल पुरानी कोई बात उठा ली, 20 साल, तो मरते दम पे कई बार ऐसा होता है कि हमें सब कुछ पास्ट इवेंट्स रिकॉल होने लगते हैं। तो ही शुड नॉट बी इन दैट स्टेट, क्योंकि उस स्टेट में अगर वो कुछ भी इधर उधर की नॉनसेंस बातें करेगा तो दैट इज़ नॉट रिलेवेंट केस के अकॉर्डिंग। बट हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि विक्टिम मस्ट बी इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड, तो यहाँ पे फिट का मतलब क्या है कि ही मस्ट बी केपेबल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन एंड ही मस्ट बी एबल टू आंसर अकॉर्डिंगली, रैशनली, मतलब वो इस स्टेट में हो एटलीस्ट कि उसको पता है वो क्या बोल रहा है, जो उससे क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो उसका जवाब ठीक से दे रहा है। कई बार ऐसा होता है कोई मरने वाला है तो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, मोस्टली मजिस्ट्रेट्स वगैरह अगर अवेलेबल हो, जैसे स्पेशली रेप विक्टिम्स के साथ होता है कि अगर कोई मरने वाली है तो
आके उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, तो उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मतलब शी शुड बी इन अ स्टेट कि वो समझ पाए क्वेश्चंस को और वो उसका रैशनली आंसर दे पाए, ठीक है। एंड देयर मस्ट बी नो ट्यूटरिंग और मेंटरिंग इन्वॉल्व। व्हाट इज ट्यूटरिंग, मेंटोरिंग? देखो, हम ना केस टू केस भी देखते हैं। अब मान के चलो कि ये एक रूम है, यहाँ पे एक लेडी है, मान लो शी इज़ अ रेप विक्टिम, ठीक है, उसकी हालत ठीक नहीं है, मतलब एनी टाइम शी कैन डाई, उसका मतलब शी इज़ हॉस्पिटलाइज, उसका इलाज चल रहा है, बट इट इज़ नो बहुत मुश्किल है उसका बचना, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे एक मजिस्ट्रेट मान लो या कोई आता है, डॉक्टर ही आ सकता है, कई बार ऐसा होता है, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने आते हैं, टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ दिस लेडी, ठीक है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने आते हैं। अब क्या होता है कि अब जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने हैं, अगर उसने साथ साथ जो भी बोला वो तो अलग बात है, बट क्या हुआ यहाँ पे कि इसके आने से पहले इन बंदे, ये डॉक्टर या पुलिस या मजिस्ट्रेट कोई भी है, इनके रिकॉर्ड करने से पहले स्टेटमेंट, यहाँ पे उनकी सिस्टर बैठी थी, मान के चलो उसी रूम में सिस्टर बैठी हुई थी, ठीक है, और वो गई अंदर और उन काफ़ी देर, मान लो 10-15 मिनट लगा के आई, और उसके बाद बोला गया कि आप जाओ और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। अब उसकी बातों से पता चल जाएगा कि उसको ट्यूटर, मतलब एक बताया गया है कि तुझे क्या बोलना है जब वो रिकॉर्ड करने आएंगे, तो ठीक है। और अगर ऐसा हो कि सिर्फ वो आई सिस्टर 2 मिनट के लिए मतलब पानी वानी देना और चली गई, तो देखो काफ़ी कम चांसेस हैं कि मेंटोरिंग के। लेकिन अगर अच्छा खासा टाइम, 10 मिनट भी बहुत होते हैं, अगर 10 मिनट वो उसके साथ बैठी, कुछ कुछ बता गई और फिर वो चली गई, फिर ये आते हैं अंदर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने, और फिर उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि नो, शी इज़ बीइंग मैन्युपुलेटेड, उसको सिखाया गया, वो सीखी सिखाई बातें बोल रही है, रटी रटाई बातें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो वो बोल रही है दैट शुड कम आउट ऑफ हर नेचुरली, ठीक है। उसके अलावा वो ट्रू साउंड करना चाहिए, वॉलंटरी, हमने डिस्कस किया था कि देखो वो अगर डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है तो लगना चाहिए वो सच बोल रहा है, हो ना हो अलग बात है, बट इट शुड सीम टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट, और वॉलंटरीली, किसी के दबाव में ना बोली गई हो, आउट ऑफ वंस ओन विल बोली गई हो। और एक और है चीज़ कि इवन इफ सम डिटेल्स आर मिसिंग, इट इज़ नॉट एन इशू। देखो प्रैक्टिकली सोचो, अगर कोई बंदा मरने की एज पे है, उस टाइम पे वो जो भी बातें बोल रहा है, अब अगर उसमें मान लो वो पूरी बातें नहीं बोल रहा, जल्दी जल्दी में कि कभी भी डेथ हो सकती है बट उसको बात बतानी है, तो उसने कोई इवेंट बताया, कोई बीच में मिस हो गया, कोई इवेंट बताया, बीच में मिस हो गया, तो वो एक बिग डील नहीं है, क्योंकि हमें नेसेसिटी की सिचुएशन समझनी है कि वो किस सिचुएशन में है, वो किस स्टेट में है, ठीक है। तो हर चीज़ प्रॉपरली सीक्वेंस में बताए या हर चीज़ मेंशन करे, दैट इज़ नॉट क्वाइट पॉसिबल। तो वो अगर कुछ चीज़ें छोड़ भी देता है, भूल भी जाता है, तो उसको इशू नहीं बताना है कि उसने पूरी बात नहीं बताई, नहीं, जितना बता रहा है उतना सुनो, ठीक है। इट मस्ट बी कोहेरेंट। व्हाट इज़ कोहेरेंट? इट मस्ट मेक सम सेंस, कि जो भी बातें बोल रहे हैं उसकी कुछ मतलब कुछ उसका रीजनिंग दिखनी चाहिए, कुछ बातों का सेंस बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेग बातें हों, एम्बिग्युइटी इन्वॉल्व हो, कुछ भी बोल रहे हैं, नहीं, कुछ सेंस बननी चाहिए, कुछ रिलेशन होना चाहिए फैक्ट्स के साथ, ठीक है। एंड उसका राइटिंग में रिकॉर्ड होना क्यों ज़रूरी है? ताकि ऑथेंटिसिटी बढ़े। देखो कई बार क्या होता है, बंदे ने 10 चीज़ें बोली, ठीक है, फिर उस वो वाली बात जब आप नरेट करने जाओगे तो आप हो सकता है 5 चीज़ें भूल जाओ या 2 चीज़ें भूल जाओ। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर किसी बंदे ने कोई स्टेटमेंट बोली है तो उसको एक बार या तो उसी टाइम, और उसी टाइम पॉसिबल नहीं है तो बेशक थोड़ी देर बाद, रीजनेबल टाइम आवर्स के बाद उसको नोट डाउन कर लिया जाए, ताकि भूले ना चीज़ें। अगली चीज़, इट मस्ट बी इन क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म। देखो जब भी डाइंग डिक्लेरेशन की बात आती है, देखो जब भी मान लो कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने आए, अगर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने आए, अगर वो खुद ही सब बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है, यानी सिर्फ नरेट कर रहा है, अगर इफ़ ही इज़ ओनली नरेटिंग, तो उसकी थोड़ी ना रिलायबिलिटी और वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। अगर वो क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में बातें लिखी गई हैं, रिकॉर्ड की हैं, तो उसकी ज़्यादा वैल्यू, एज एन कि अंदर आया एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने, मजिस्ट्रेट आए, उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, क्या इसने मारा, जो इसने आंसर दिया विक्टिम ने येस नो में, वो क्यों मारा, उसका रीज़न दिया, उसका आंसर दिया, तो अगर वो क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में है ना, तो वो ज़्यादा रिलायबल माने जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मजिस्ट्रेट या फिर जो भी रिकॉर्ड करने आएगा बंदा, वो ना इंपॉर्टेंट बातें ही पूछेगा जो कि केस के लिए स्ट्रांग है, बट हो सकता है अगर वो सिर्फ अपनी बातें बोला जाए तो आधी चीज़ें वो मिस आउट कर जाए,
ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में हो तो वो ज़्यादा रिलायबल माना जाता है. ऑल्सो इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द सेम लैंग्वेज. देखो ये सेम लैंग्वेज का क्या फंडा है. अब अगर उसने कोई स्टेटमेंट हिंदी में बोली है तो उसको हिंदी में ही लिखो, क्योंकि क्या होता है ना कि व्हेन यू स्टार्ट कन्वर्टिंग थिंग्स इन अनदर लैंग्वेज तो उसका जो एसेंस है ना, इट गेट्स लॉस्ट इन ट्रांजिट. ऐसा माना जाता है कि अगर उसने कोई अपनी स्टेटमेंट इंग्लिश में बोली है तो उसी लैंग्वेज में लिखो, क्योंकि जब हम कन्वर्ट करने लगते हैं तो उसकी ना कहीं थोड़ा कहीं पर कन्वर्ट के टाइम पे कुछ मीनिंग भी अलग हो जाता है. ठीक है, तो उसको कोशिश करिए कि सेम लैंग्वेज में ही रिकॉर्ड किया जाए ताकि उसकी एसेंस बनी रहे. एंड इट मस्ट बी अ कंप्लीट स्टेटमेंट. आधी अधूरी बातें नहीं उठानी, पूरी अगर जो उसने स्टेटमेंट बोली है तो पूरी ही आप मेंशन करिए. ठीक है, तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें ना सेक्शन 26A को लिंक करना है और प्रोविजंस के साथ. 2 प्रोविजंस हैं मेनली, सेक्शन 161 एंड 107 ऑफ BSA. ठीक है, पहले एक बार सेक्शंस देख लेते हैं. 107 देखो पहले. ये बात करता है बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल. ये क्या बात बोल रहा है कि द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू एनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ द अदर फैक्ट इज ऑन द पर्सन हु विशेस टू गिव सच एविडेंस. ये क्या बात बोल रहा है कि जब बात आएगी किसी फैक्ट को प्रूव करने की, तो उस फैक्ट को प्रूव करने से पहले अगर कोई और चीज़ का प्रूव होना ज़्यादा ज़रूरी है तभी दूसरा फैक्ट प्रूव हो सकता है, तो पहले उस पहले फैक्ट को प्रूव करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ये जो ए वाला है, ये आपको बताएगा ए विशेस टू प्रूव अ डाइंग डिक्लेरेशन. ए डाइंग डिक्लेरेशन एक डीडी प्रूव करना चाहता है. मान लो बी ने मरने से पहले कोई ए को स्टेटमेंट दी थी. ठीक है, अब ए वो प्रूव करना चाहता है, तो अब बिफोर प्रूविंग द डाइंग डिक्लेरेशन, मतलब बिफोर मूविंग ऑन टू 26A, उसको पहले उसकी डेथ तो प्रूव करनी पड़ेगी. हमने पहला एसेंशियल पढ़ा था कि डाइंग डिक्लेरेशन के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू प्रूव दैट अ पर्सन इज डेड. तो उसकी डेथ प्रूव करोगे तभी तो उसकी डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करोगे. तो पहले ये प्रूव होगा तभी ये प्रूव हो पाएगा. ठीक है ना. सो देयर इज अ हायरार्की. आप बिना इसको डेड डिक्लेयर किए डाइंग डिक्लेरेशन कैसे प्रूव कर सकते हो? बिकॉज इफ ही इज़ नॉट डेड तो हिज स्टेटमेंट इज़ नॉट अ डाइंग डिक्लेरेशन. ठीक है, तो ये चीज़ थी, इसलिए मैंने सोचा इसको लिंक करा देते हैं. और दूसरा हमने पढ़ना है एक बार 161. 161 ओपन कर लीजिए तब तक. सेक्शन 161 क्या बोलता है कि व्हाट मैटर्स में बी प्रूव्ड इन कनेक्शन विद प्रूव्ड स्टेटमेंट रिलेवेंट अंडर 26 और 77 हमें पढ़ना है बाद में. 26 का ए पढ़ रहे हैं अभी हम, डाइंग डिक्लेरेशन. तो वेन एवर एनी स्टेटमेंट विच इज़ रेलिवेंट अंडर सेक्शन 26 और 27 इज प्रूव्ड, then all the matters may be proved either in order to contradict or corroborate it, or in order to impeach or confirm the credit of the person by whom it was made, which might have been proved if that person had been called as a witness and has denied upon the cross examination the truth of the matter suggested. देखो ये बाद वाली बात तो जब हम ये बाद में इस टॉपिक पे आएंगे तब पढ़नी है. अभी के लिए हमें ये दोनों कॉन्सेप्ट्स पढ़ने ज़रूरी हैं. अभी हमने जस्ट पढ़ा था बकाला नारायण स्वामी के केस में. देखो जब भी हमें प्रूव करना है ना कि कोई फैक्ट रेलेवेंट हो रहा है 26 या 27 के अंदर, तो उससे पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि सारे मैटर्स, उससे रिलेटेड ऑल द मैटर्स, अगर उससे रिलेटेड कोई और फैक्ट्स हैं, एडिशनल फैक्ट्स हैं जो उस स्टेटमेंट को, जैसे अभी हम डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ रहे हैं, तो एडिशनली इफ़ देर आर अदर थिंग्स जो इस डाइंग डिक्लेरेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है या फिर इसको कोरोबोरेट सपोर्ट कर रही है, तो वो स्टेटमेंट्स भी ऑटोमेटिकली रेलिवेंट हो जाएगी, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन इज इन द इशू. तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं वो भी रेलिवेंट हो जाते हैं. जैसे कि डाइंग डिक्लेरेशन है हमारे पास कि ए किल्ड बी. बी ने मरने से पहले सी को बताया था कि ए ने मुझे मारा है. ठीक है, इट इज़ अ डाइंग डिक्लेरेशन. अब इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं और कोई फैक्ट्स हैं, ठीक है, मान लो उसने किसी और को डी डाइंग डिक्लेरेशन बी ने किसी और को दी थी, अपने भाई को, अपने ब्रदर को जाने से पहले बताया था कि एक्स किल्ड मी.
या फिर और कोई विटनेस, अदर विटनेस आके कुछ और बताता है कि वो तो वाई का नाम लेके गया था, तो अगर वाई का नहीं, मान लो इसी का बी का नाम, ए का ही नाम लेके गया था, तो देखो हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे पास जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसमें बताया गया है मरने से पहले वो बोल के गया था कि ए ने मुझे मारा, राइट। तो ये है हमारा इशू में। अब डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड, इस स्टेटमेंट से रिलेटेड, अगर ये वाला फैक्ट अगर हम देखें, जो उसने अपने भाई को कोई और स्टेटमेंट दी कि एक्स ने मुझे मारा है, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ठीक है। वहाँ पे वो ए का नाम लेके गया, यहाँ पे एक्स का ले रहा है, बट अगर इस वाली स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ पे भी ए का नाम लिया, यहाँ पे भी, तो ये हो गया कोरॉबरेट। तो अगर कोई और फैक्ट्स हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि ऑपोजिट बात कर रहे हैं और इस चीज़ को नकार रहे हैं, या फिर कोरॉबरेट करके इस फैक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी ऑटोमेटिकली रेलेवेंट हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमने पकाला में भी पढ़ा था नारायण स्वामी के केस में, जो वाइफ को स्टेटमेंट देके गया था, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन तो है, बट उसके साथ साथ हमें और भी कुछ फैक्ट्स चाहिए जो उस चीज़ को सपोर्ट करे, तभी हम एक्यूज को सज़ा दिला पाएंगे। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम 26 के साथ साथ 107 और 161 को भी लिंक करके पढ़ें फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो इसी से हमें पता चलता है कि देखो डीडी एक कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है, यानी ये पत्थर की लकीर नहीं है कि अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन देके चला गया तो बस उसी के ऊपर सब होगा, नहीं। जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि नहीं मुझे एडिशनल एविडेंस चाहिए, मुझे नहीं विश्वास हो रहा, तो वो उस चीज़ में इंसिस्ट करेगी कि और फैक्ट्स लेके आए जाए, और फैक्ट्स को प्रूव किया जाए, और गवाए, सम मोर एविडेंसेस कैन बी ब्रॉट टू द कोर्ट, ठीक है। सो डीडी इज़ एन एक्सेप्शन टू 162 CRPC ऑल्सो, क्योंकि हमने पढ़ा था जनरल रूल क्या होता है, इवन हमने सेक्शन 22, 23 भी पढ़े हैं, तो हमने क्या पढ़ा है कि जनरल थिंग इज़ कि कोई भी स्टेटमेंट दी हुई है अगर हमने पुलिस ऑफिसर को, तो जनरल रूल क्या है कि इट इज़ नॉट एडमिसिबल, बट एक्सेप्शन पढ़ा था हमने डिस्कवरी स्टेटमेंट का 23 का प्रोवाइजो, जहाँ पे वो रेलिवेंट हो जाती है। तो उसी सिनारियो में अभी यहाँ पे भी बात करें तो अगर डाइंग डिक्लेरेशन ली है किसी पुलिस ऑफिसर ने, तब भी वो एडमिसिबल है, ठीक है, क्योंकि देखो नेसेसिटी की चीज़ है, उसके आसपास जो भी होगा वो अगर स्टेटमेंट ले लेता है तो इट इज़ नॉट अ बैरियर कि सिर्फ मजिस्ट्रेट ही आके लें, तो एनी पर्सन, कोई भी पर्सन के आगे डाइंग डिक्लेरेशन दी जा सकती है, ठीक है। तो हमें सेक्शन 26A डाइंग डिक्लेरेशन को लिंक करना होता है 161, 107 BS से, और CRPC के भी 162, और हम सेक्शन 22, 23 भी देख सकते हैं साथ में, ठीक है, इसके रेफरेंस में। नेक्स्ट हमारा जो केस है दैट इज़ ऑफ लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये हमारा 2002 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। देखो यहाँ क्या बात बोली गई, सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्टर about the mental state of the victim while making a declaration, it is not an absolute necessity but it is a rule of caution। देखो जब हमने ऊपर पढ़ा था, ऊपर हमने फर्स्ट जो केस लॉ पढ़ा था कि एक गाइडलाइन है कि देखो बिफोर एडमिटिंग द डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ एनी पर्सन द कोर्ट शुड मेक श्योर कि जब वो डाइंग डिक्लेरेशन दी गई उस पर्सन के द्वारा, तो ही शुड बी इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड, हमने पढ़ा ना अभी कि he should be in a fit statement of mind while giving the dying declaration, पहली चीज़। तो अब जो हम ये फिटनेस की बात कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा, हाउ टू डिटरमाइन कि वो फिट था या नहीं था। तो क्या इसमें बोला गया कि क्या सिर्फ सर्टिफिकेट, जैसे डॉक्टर तो सर्टिफिकेट देते हैं ना कि यस उनके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं एक बंदा फिट है या नहीं है, तो क्या हर सिनारियो में हमें ये जो मेंटल स्टेट वाली चीज़ प्रूव करनी है, क्या हर सिनारियो में डॉक्टर का सर्टिफिकेट ही लाना ज़रूरी है टू प्रूव दैट अ पर्सन वाज इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड। सो द आंसर इज़ नो, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। अगर डॉक्टर का सर्टिफिकेट है तो ठीक है, उसको कंसीडर कर लिया जाएगा, बट अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। कई बार सर्कमस्टांसेस से भी पता चल जाता है, जिस तरीके से वो बोल रहा है, जिस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज है, हमें उससे भी पता चल जाता है कि ही इज़ इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड और नॉट। तो हर सिनारियो में डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाना इज़ नॉट एन नेसेसिटी, नॉट एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी, बट सिर्फ कॉशन की तरह एक तरीके से एक एडिशनल चीज़ की तरह यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए लोग जो हैं ये जनरेट करा लेते हैं। बट अगर सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्टर नहीं है तब भी हम उसकी स्टेट ऑफ माइंड की फिटनेस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है।
उसके अलावा मंजुनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में जो 2023 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, उसमें क्या बोला गया, सेम इसमें भी डॉक्टर सर्टिफिकेट की बात है कि अगर देयर इज एब्सेंस ऑफ डॉक्टर सर्टिफिकेट, सो इट वुड एब्सेंस ऑफ डॉक्टर सर्टिफिकेट वुड नॉट मेक द डाइंग डिक्लेरेशन इनएडमिसिबल। सेम चीज़ कि अगर किसी सिचुएशन में हमें डाइंग डिक्लेरेशन देनी है किसी बंदे की, बट उसकी फिट स्टेट ऑफ माइंड को लेके कि उसकी फिटनेस प्रूव करने के लिए हमारे पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है, तो सिर्फ डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है तो उससे वो जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो खुद में इनएडमिसिबल नहीं हो जाएगी जस्ट बिकॉज कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है। नहीं, क्योंकि वो एब्सोल्यूट नेसेसिटी एज अ रूल नहीं है वो। बट दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ और क्या बताई गई कि ऑक्यूलर एविडेंस एज टू द स्टेट ऑफ माइंड विल prevail over medical evidence. What is ocular evidence? It is eye witness. इसमें ना दो सिनारियोज की बात की गई। देखो यहाँ पे एक बंदा है, ये रहा क्राइम सीन, ठीक है, यहाँ पे हुआ क्राइम, ये है एक बंदा हु वॉज अ आई विटनेस टू दिस थिंग, ये ऑक्यूलर एविडेंस, इसने ये क्राइम होता हुआ देखा है। दूसरी चीज़, इसने एक क्राइम होता हुआ देखा है। दूसरी चीज़, एक डॉक्टर या फिर मेडिकल एविडेंस, डॉक्टर का सर्टिफिकेट या फिर मेडिकल एविडेंस है जिससे हमें एक्यूज की स्टेट ऑफ माइंड के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। वो सर्टिफिकेट में लिख देती है कि उनके अकॉर्डिंग उसकी क्या स्टेट ऑफ माइंड होगी, राइट। दूसरी तरफ एक आई विटनेस था जिसने वो क्राइम होता हुआ देखा है, तो उसको भी स्टेट ऑफ माइंड की नॉलेज है कि व्हाट वाज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द एक्यूज दैट टाइम। तो अब इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। हमारे पास अगर केस में दोनों हैं तो आई विटनेस कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन अगर आ रही है तो किसकी बात की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हमेशा आई विटनेस की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्योंकि देखो जो डॉक्टर सर्टिफिकेट है वो तो मेरली ओपिनियन हो गया ना डॉक्टर का, उसने खुद थोड़ी वो होता हुआ देखा है, ठीक है। तो जब डॉक्टर सर्टिफिकेट बनाता है तो वो उसने खुद थोड़ी उसका स्टेट ऑफ माइंड देखा है, वो सिर्फ ओपिनियन देता है अपना, ठीक है, कि उसके अकॉर्डिंग उस सिनारियो में उसका क्या स्टेट ऑफ माइंड होगा जब उसने ये स्टेटमेंट दी। बट आई विटनेस इज द पर्सन हु हैज़ हिमसेल्फ विटनेस्ड एक्यूज का जो मेंटल स्टेट है, उसने खुद अपनी आंखों से देखा है, तो ही वुड टेल द स्टोरी बेटर, ही वुड टेल द स्टेट ऑफ माइंड बेटर। तो अगर हमारे पास दोनों अवेलेबल हैं तो हम आई विटनेस की कही गई बात को ज़्यादा वैल्यू देंगे इफ देयर इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्लियर। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज। अब हमारा एक लास्ट केस बचा है, दैट इज़ ऑफ अभिषेक शर्मा वर्सेस स्टेट। ये रीसेंट केस लॉ है 2023 सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है नो डाउट, तो इसको एक बार ध्यान से समझना, ठीक है। देखो ये क्या बोलता है, ये ना बात करता है मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन की। हमने पहले देखा था मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशंस क्या होता है, जब एक पर्सन मरने से पहले एक से ज़्यादा डाइंग डिक्लेरेशन दे के गया हो, किसी एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन को, तो अलग अलग लोगों को अगर डाइंग डिक्लेरेशन दे के गया है तो वो मरने से पहले अगर स्टेटमेंट दे के गया है एक से ज़्यादा पर्सन को, तो वो होती है मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे हम कैसे समझते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया आप वो समझो। इसमें बोला गया कि अगर किसी सिनारियो में देयर आर, मान लो इस केस में जैसे 2 डाइंग डिक्लेरेशंस थी, ठीक है, तो अगर 2 हैं या फिर आप सिंपली मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट। अब इस सिनारियो में अभिषेक शर्मा वाले केस में मानो देयर आर 2 डाइंग डिक्लेरेशंस अवेलेबल, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें ये बोला गया एज अ रूल, क्या डिसीजन दिया गया कि अगर किसी केस में मान लो एक से ज़्यादा डाइंग डिक्लेरेशन है, जैसे इस केस में 2 डाइंग डिक्लेरेशन थी, तो अगर तो दोनों डाइंग डिक्लेरेशंस कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंट मतलब मैच हो रही हैं, और दूसरी तरफ है कि अगर इफ़ दे आर इनकंसिस्टेंट मतलब दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग हैं, देयर इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, नॉट गेटिंग मैच्ड, ठीक है। तो अगर ए ने अपने दोस्त को और अपने पेरेंट्स दोनों को बताया कि मुझे एक्स ने मारा है, तो हो गया कंसिस्टेंसी,
तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अगर कंसिस्टेंट है तो नो डाउट इट इज़ अ क्रेडिबल, हम उसको ज़्यादा वैल्यू देंगे. रिलायबल है, ज़्यादा रिलायबल है वो डाइंग डिक्लेरेशन. बट अगर इनकन्सिस्टेंसी है, यानी कि मान लो मरने से पहले एक बंदा अपने दोस्त को कुछ और बता के गया, रिलेटिव को किसी और का नाम लेके गया कि मुझे इसने मारा है, तो ऐसा ऐसा अगर है तो हम बोलेंगे देयर इज़ एन इनकन्सिस्टेंसी इन दी डाइंग डिक्लेरेशंस. तो अब अगर एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन है और देयर इज़ नो कॉन्ट्राडिक्शन, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ठीक है, तो हमें इस सिनेरियो को देखना ही नहीं है, इसमें तो कोई वो ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है. बट हमें जो अभी प्रेजेंटली बात करनी है वो हमें इस सिनेरियो की बात करनी है कि जब देयर इज़ इनकन्सिस्टेंसी और कॉन्ट्राडिक्शन इन दी स्टेटमेंट्स, तब क्या होगा. तो कोर्ट ने ये बताया है, कोर्ट हैज़ टू फाइंड आउट दैट विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज ट्रू और मोर रिलायबल, यानी कि उनको इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करना होगा. ठीक है, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ ईच ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन. अगर मान लो 2 हैं यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशंस, ठीक है, तो उनको कोर्ट को दोनों डाइंग डिक्लेरेशंस को इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करना है, फिर कंपेयर करना है. ठीक है, दोनों को अलग अलग सुन के फिर अंदाज़ा लगाना है कि इनमें से आउट ऑफ बोथ विच इज़ द मोस्ट रिलायबल डाइंग डिक्लेरेशन, कौन सी स्टेटमेंट ज़्यादा रिलायबल है. तो जो ज़्यादा रिलायबल लगेगी उसी को कोरॉबोरेट करा लिया जाएगा. ठीक है, तो ये बात है. इसमें सिर्फ यही बात बोलेगी कि इफ़ देयर इज़ अ कंसिस्टेंसी तो नो डाउट इट इज़ अ क्रेडिबल स्टेटमेंट. बट अगर इनकन्सिस्टेंसी दिखती है हमें अलग अलग डाइंग डिक्लेरेशंस में, तो हमें उसका इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है. और इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन के बाद जो स्टेटमेंट ज़्यादा रिलायबल लगेगी उसको फिर कोर्ट कंसीडर करते हैं. तो अभिषेक शर्मा वर्सेस स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट दी मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशंस का कॉन्सेप्ट. इसमें ये बोला गया कि इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन मस्ट बी देयर टू फाइंड आउट द रिलायबिलिटी ऑफ दी स्टेटमेंट्स, कि अलग अलग बातों, अलग अलग डाइंग डिक्लेरेशन को इवैल्यूएट करना ज़रूरी है ताकि वो देख पाए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ज़्यादा रेलिवेंट नज़र आ रही है. ठीक है, नाउ कोरॉबोरेशन ऑफ द मोस्ट रिलायबल डाइंग डिक्लेरेशन. कोरॉबोरेट अगर कराई भी जाएगी तो वो वाली स्टेटमेंट कराई जाएगी ना जो ज़्यादा रिलेवेंट लगेगी, जो ज़्यादा रिलायबल लगेगी. अगर कोर्ट को लग रहा है कि इनमें से एक डिक्लेरेशन तो बिल्कुल झूठ दिख रही है तो वो तो डिसरिगार्ड कर देंगे. अगर सारी झूठ लग रही है तो सारी डिसरिगार्ड कर सकते हैं, बट उनमें से अगर लगता है कि नहीं इस बात की थोड़ी वैल्यू दिख रही है तो उसको कोरॉबोरेट फिर करा दी जाता है. सो इट एम्फेसाइजेज दैट, ये बहुत अच्छी लाइन लगी मुझे इस केस में, इट एम्फेसाइजेज दैट द डाइंग डिक्लेरेशंस आर पावरफुल. नो डाउट हमने पढ़ा है कि डाइंग डिक्लेरेशंस अपने आप में ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, इट इज़ पावरफुल, बट दे आर नॉट मैजिकल बुलेट एविडेंस. द कोर्ट मस्ट एग्जामिन देम केयरफुली. नो डाउट अपने आप में डाइंग डिक्लेरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, बट उसको एकदम नॉट मैजिक बुलेट, मतलब सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन देख लिया तो सिर्फ अंधे नहीं हो जाना है, आँख बंद नहीं कर लेनी है कि हाँ डाइंग डिक्लेरेशन है तो हम सज़ा दिलवा सकते हैं. नहीं, हमें डाइंग डिक्लेरेशंस को भी कोर्ट को ज़रूरी है कि उसको केयरफुली एग्जामिन किया जा सके, क्योंकि हर डाइंग डिक्लेरेशन पे भी आप रिलाई नहीं कर सकते हैं. सो दैट वुड डिपेंड ऑन केस टू केस, सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. आज हमने बहुत सारी केस लॉज पढ़ लिए हैं. ठीक है, पहले हमने केस लॉ पढ़ा था, कौन सा था हमारा पहला, अब्दुल्ला वाला, राइट. किंग एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला का केस पढ़ा पहले हमने. देन अतबीर केस जिसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई. फिर हमने फ्यू लिंकेज किया, 161 देखा, 107 देखा. ठीक है, और ये कैसे अलग है 162 CRPC से, ये समझा. देन लक्ष्मण केस में सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्टर का कॉन्सेप्ट किया, मंजूनाथ में भी उसी बात पे बात हुई. फिर हमने अभिषेक शर्मा का केस किया जो बात करता है मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशंस पे. और इसके अलावा हमने एक और केस लॉ किया है, दैट इज़ ऑफ पकाला नारायण स्वामी का, वो हमने बोर्ड पे किया है, राइट. तो वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट केस था, इसको भी मैं इंक्लूड कर दूँगी नोट्स में. ठीक है, सो दैट यू डोंट फॉरगेट टू स्टडी दिस थिंग और इंक्लूड दिस case in your answers, right. So that is all for today and I hope आपको समझ आया होगा, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हुई होगी रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशंस. ठीक है,
सो दैट वाज माय मोटो कि हम लोग एक क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें एंड दूसरी क्लास में उससे रिलेटेड केस लॉज करें, क्योंकि केस लॉज जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी होती है, ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, राइट. So that is all for today, and we have completed with the concept of dying declarations जो हमारा 26A के अंदर था. हमने ये पढ़ लिया है, केस लॉज भी कर लिए हैं, रिलेटेड सेक्शंस भी कर लिए हैं, राइट. सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग अब सेक्शन 26 को ही आगे पढ़ेंगे. ए हमने पढ़ लिया है उसका डाइंग डिक्लेरेशन का, बट जैसा हमने देखा था 26 में ए से लेकर एच तक क्लॉजेज हैं, तो अब बी ऑनवर्ड्स चलेगा. तो देखो आगे के जो क्लॉजेज हैं उसमें से एक दो कुछ हैं थोड़े लेंदी, बट बाकी सब शॉर्ट हैं, ठीक है. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, और हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विद द न्यू कॉन्सेप्ट विद न्यू एनर्जी, राइट. सो बिफोर एंडिंग विद द सेशन आई वुड जस्ट लाइक टू इन्फॉर्म यू कि आप हमारे अपडेट्स जानने के लिए, लेक्चर्स कब अपलोड हो रहे हैं, तो ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस कोड, राइट. सो आप अपडेटेड रहें, ठीक है. So all the best to you, and now we will meet in our next session. Thank you so much. Bye bye.